प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपके इस बीए पार्ट फर्स्ट विषय हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र हिंदी भाषा और साहित्य के इतिहास की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, पिछली हाल ही की जो ऑनलाइन कक्षा हुई थी जिसमें हमने आधुनिक काल की जो प्रथम काव्य धारा है, भारतेंदु युग के प्रमुख कवि और भारतेंदु युगीन प्रमुख प्रवर्तियों पर विस्तार से चर्चा की थी। और दूसरी काव्य धारा द्वितीय युगीन प्रमुख कवि, उनकी रचनाएं और द्वितीय युगीन काव्य प्रवृत्तियों पर हमने हाल ही की पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में चर्चा की थी। आज हम आधुनिक काल की तीसरी काव्य धारा छायावाद का अर्थ, उसकी परिभाषा और इस काल के प्रमुख कवि जो चार आधार स्तंभ हैं, प्रसाद, पंत, निराला और महादेव वर्मा के काव्य पर विस्तार से चर्चा करते हुए छायावाद की प्रमुख काव्यगत विशेषताओं का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आइए हम आज की इस ऑनलाइन कक्षा को आरंभ करते हैं। छायावाद का विकास द्वितीय युगीन कविता के उपरांत हिंदी में हुआ था, आधुनिक युग में हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद की समय सीमा सन 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक मानी है, क्योंकि छायावाद के जो चार आधार स्तंभ हैं उन कवियों में सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आदि ने अपनी रचनाएं इसी अवधि में लिखी थी। 1918 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद जी का झरना काव्य प्रकाशित हुआ और निराला जी की जो प्रसिद्ध कविता है जूही की कली, उसका प्रकाशन भी 1916 ईस्वी में हुआ। इसके उपरांत सुमित्रानंदन पंत जी की पल्लव काव्य संग्रह की कुछ कविताएं 1918 ईस्वी के आसपास प्रकाशित हो चुकी थी। जयशंकर प्रसाद जी की कामायनी जो महाकाव्य हैं वो 1936 ईस्वी में प्रकाशित होता है। और इसी वर्ष प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लखनऊ में प्रेमचंद जी के नेतृत्व में जो प्रथम अध्यक्ष बनते हैं, 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना होती है। अतः 1936 तक 1918 से 1936 तक छायावाद कालखंड माना जाता है। आधुनिक हिंदी कविता का ये तीसरा चरण है। प्रथम चरण भारतेंदु युग, दूसरा चरण द्वितीय युग और तीसरा चरण छायावाद युग है, जिसे आधुनिक काल का यौवन काल, आधुनिक काल की विविध काव्य धाराओं में इसे यौवन काल कहा जा सकता है। छायावादी काव्य का जन्म द्वितीय युगीन काव्य की प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ, क्योंकि द्वितीय युगीन कविता विषयनिष्ठ थी, वर्णन प्रधान थी और स्थूल थी, जबकि छायावादी कविता विषयनिष्ठ के स्थान पर व्यक्तिनिष्ठ बन जाती है। व्यक्ति को केंद्रित कर करके लिखी गई है, उनके सुख दुखों को इसमें अभिव्यक्ति मिली है। और वर्णन प्रधान जो द्वितीय युगीन काव्य प्रवृत्ति थी, उसके स्थान पर इसमें काल्पनिकता को स्थान मिला है। इन कवियों ने वायव्य उड़ानें की हैं। और जो स्थूल जो वर्णन हो रहा था द्वितीय युग में, उसके स्थान पर सूक्ष्म वर्णन पहली बार हमें छायावादी कविताओं में देखने को मिलता है। छायावाद का जो समय है वो दो महायुद्धों के बीच उत्पन्न होने वाली विविध परिस्थितियों की उपज है। पूर्ववर्ती साहित्य में, यानी पहले के साहित्य में, सृष्टि के बाह्य आकार पर, यानी बाहर से जो दिखाई देता है उस बाह्य आवरण पर इतना लिखा जा चुका था कि उसकी प्रतिक्रिया में मानव हृदय अपनी स्वच्छंद अभिव्यक्ति के लिए रो पड़ा। यानी उसके हृदय में जो घुटन थी, जो पीड़ा थी, वो वैयक्तिक वेदना बन करके अभिव्यक्त हुई। कवियों ने जो दिखाई दे रहा स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह करके वैयक्तिक और स्वच्छंदता हेतु अस्मिता की खोज का आंदोलन छेड़ा, जिसे छायावाद कहा जाता है। यानी वैयक्तिक सुख दुखों को अभिव्यक्ति मिली और रूढ़ियों पर प्रहार किया गया और स्वच्छंदता पर अधिक बल दिया गया और व्यक्ति की अस्मिता पर बल दिया गया। इस छायावाद के संदर्भ में कहा जाता है कि छायावाद ने
एक नज़र अतीत पर डाली, अपने बीते हुए समय पर डाली तो वह मुस्कुरा उठा। उसने वर्तमान को देखा तो चौंक गया, और भविष्य पर उसने एक नज़र डाली तो वह अपने मौन में ही अकुला उठा। तो इस मुस्कुराने, चौंकने और अकुलाने की स्थितियों को एक साथ अनुभव करने के कारण संवेदनशील कवि का अंतस यानी हृदय चित्कार उठा। वह बाहर से शुद्ध होकर अंतर यात्रा पर निकल पड़ा, और इस यात्रा में उसने जो पाया वही कविताओं में छायावाद कहलाया। छायावाद के अंतस में राग सौंदर्य था, और मस्तिष्क में कई प्रश्न थे, और वाणी में अभिव्यंजना की क्षमता थी, उसे अभिव्यक्त करने की कला थी। तो स्थूल सोपानों को छोड़कर सूक्ष्म शिखरों पर जाकर विश्व मानवता का अलख जगाने वाली एक कविता शिल्प में भी अभिनव रही है। अभिनव यानी एकदम बिल्कुल नवीन रही है। तो ये छायावाद के बारे में कहा जाता है। छायावादी कवियों ने जो अभिव्यक्ति की है उन पर ये पूरी तरह से लागू होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं छायावाद की परिभाषा और छायावाद के अर्थ को लेकर के। प्रारंभ में छायावाद का प्रयोग व्यंग्य के रूप में उन कविताओं के लिए किया गया जो अस्पष्ट थी, यानी उनका प्राय अर्थ स्पष्ट नहीं होता था, जिनकी छाया कहीं और पड़ती थी, यानी अर्थ कुछ और निकलता था। किंतु कालांतर में यह नाम उन कविताओं के लिए रूढ़ हो गया जिसमें मानव और प्रकृति के सूक्ष्म सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान होता था, भान यानी आभास होता था, अनुभूति होती थी। यानी मनुष्य ने इस प्रकृति में आध्यात्मिक छाया की अनुभूति की। प्रकृति के कण कण में उनको विधाता के दर्शन हुए। तो एक सामान्य परिभाषा जो दी जा सकती है छायावाद की वह यह है कि प्रेम, प्रकृति और मानव सौंदर्य की स्वानुभूतिमयी यानी स्वयं के द्वारा अनुभूत किया गया रहस्यपरक सूक्ष्म अभिव्यंजना, लाक्षणिकता एवं प्रतीकात्मक शैली में जिस काव्य में अभिव्यक्ति हुई उसे छायावाद कहा जाता है। एक सामान्य परिभाषा है जिसमें प्राय सभी लक्षण समाहित हो गए हैं, यानी प्रेम, प्रकृति और मानव सौंदर्य को लेकर के अनुभूतिपरक रहस्यात्मक टिप्पणियाँ और कविताएं जिसमें लिखी गई, और सूक्ष्म अभिव्यंजना कौशल का जिसमें परिचय मिलता है, लाक्षणिकता और प्रतीकात्मक शैली में जो अभिव्यक्ति की गई है उसे छायावादी कविता कहा जाता है। तो हम देखते हैं कि जिसमें मानव और प्रकृति के सूक्ष्म सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान होता था, यानी अनुभूति होती थी, और वेदना की रहस्यमय अनुभूति की लाक्षणिक एवं प्रतीकात्मक शैली में अभिव्यंजना की जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के दृष्टि के संदर्भ में उनके अनुसार जो छायावाद का अर्थ है, परिभाषा जो उभरती है वो यह है कि छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में हमें समझना चाहिए। एक रहस्यवाद के अर्थ में, जहाँ उसका संबंध काव्य वस्तु से यानी विषय वस्तु से, वर्णन से होता है, अर्थात भाव पक्ष से जुड़ा हुआ है, जहाँ कवि उस अनंत जिसका कोई अंत नहीं और उस अज्ञात प्रियतम को आलंबन बना करके यानी उसे सहारा बना करके उसे केंद्रित करते हुए अत्यंत चित्रमयी भाषा में आंखों के सामने जो चित्र घूम जाए ऐसी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। तो ये पहला अर्थ है, वस्तु वर्णन से संबंधित है, विषय वस्तु से संबंध है, जहाँ पर कवि ने उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को सहारा बना करके चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से अभिव्यक्ति की है। छायावाद शब्द का दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति के विशेष अर्थ में है। सामान्यतः छायावाद का अर्थ हुआ प्रस्तुत के स्थान पर उसकी व्यंजना करने वाली छाया के रूप में अप्रस्तुत का कथन। अतः शुक्ल जी अभिव्यंजना शैली को ही स्वीकारते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। छायावाद के जो प्रवर्तक कवि कहलाते हैं जयशंकर प्रसाद जी, उनके दृष्टिकोण में छायावाद का अर्थ देखिए। छायावाद की परिभाषा, जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी, यानी वेदना के आधार पर यानी मनुष्य की वैयक्तिक पीड़ा जो है स्वच्छंद रूप में
हृदय में जो उमड़ रही थी वो लेखनी का सहारा पा करके बाहर अभिव्यक्त हुई। स्वयं की अनुभूतियाँ, सुख दुख, वेदना, सौंदर्य आदि की प्रेम को लेकर के वैयक्तिक अनुभूतियाँ प्रकट होने लगी, तब उसे हिंदी में छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। इसी तरह से तीसरी परिभाषा देखिए, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने लिखा है कि अभिव्यंजना का नूतन विधान, यानी हृदय में रहने वाली भावनाओं का सूक्ष्म दृष्टिकोण से जो अभिव्यक्ति कौशल है, उस विधान को ही छायावाद कहा जाता है। यानी अभिव्यंजना का नूतन विधान छायावाद का प्रमुख लक्षण रहा है। इसी तरह से चौथी परिभाषा देखिए, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के संदर्भ में वर्मा जी कहते हैं कि परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है, तभी छायावाद की सृष्टि होती है, यानी छायावाद जन्म लेता है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी कहते हैं, मानव तथा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भाव छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। यानी मानव और प्रकृति जो यथार्थ रूप में जो दिखाई दे रहे हैं, उनमें जो सौंदर्य व्याप्त है, उसमें आध्यात्मिक छाया का भान होना, आध्यात्मिक छाया की अनुभूति होना, यानी मानव के ऊपर भी परमात्मा की छाया व्याप्त है और प्रकृति में भी परमात्मा की छाया व्याप्त है। और परमात्मा का यदि वरद हस्त न हो, आशीर्वाद न हो, तो प्रकृति का एक पत्ता भी नहीं हिलता और मानव कोई भी कार्य नहीं कर सकता, वह निष्क्रिय रहता। तो कहने का तात्पर्य, ये सृष्टि परमात्मा के संकेत पर संचालित होती है। तो प्रकृति के प्रत्येक कण कण पर, चाहे वह जड़ हो चाहे चेतन हो, तो परमात्मा का प्रतिबिंब मानना, छाया मानना, उनके द्वारा इस सृष्टि का संचालन होना और उसी की अभिव्यक्ति कविताओं में किया जाना छायावाद कहलाता है। इसी तरह से डॉक्टर नगेंद्र जी जो है, उनकी दृष्टिकोण में छायावाद को देखिए, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। यानी जो दिखाई दे रहा है वह नहीं, बल्कि मानव हृदय में जो सूक्ष्म से सूक्ष्म जो भावनाएं हैं, उसको लेखनी के माध्यम से अभिव्यक्त करना, हृदय में व्याप्त सुख दुख, घुटन पीड़ा आदि की वैयक्तिकता को केंद्रित करके स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह करना ही छायावाद है। निष्कर्ष तौर पर हम कह सकते हैं कि उपर्युक्त परिभाषाओं से ये स्पष्ट होता है कि छायावाद आत्मपरक काव्यधारा है। आत्मपरक का तात्पर्य आत्मा पर केंद्रित है, आत्मा के भावों पर केंद्रित है। वह काव्य की एक पद्धति विशेष है, एक शैली विशेष है। उसे प्रकृति का मानवीकरण भी कह सकते हैं, क्योंकि प्रकृति के कण कण पर उन्होंने परमात्मा का प्रतिबिंब माना है। तो प्रकृति पर मानवीय कार्य व्यापारों का आरोप करते हुए उसे मानव की तरह सजीव रूप में चित्रित करना मानवीकरण है। चौथे बिंदु ग्रुप में हम देख रहे हैं कि वह एक प्रकार की दार्शनिक अनुभूति है। उन्होंने कल्पनाएं की, दर्शन के क्षेत्र में वे चले गए, चाहे अरविंद दर्शन हो, शिव दर्शन हो। जैसे कामायनी में शिव दर्शन चरितार्थ है और पंत जी ने अरविंद दर्शन की अभिव्यक्ति की है। तो दार्शनिक अनुभूतियों का चित्रण भी छायावाद में हुआ है। और पांचवें बिंदु को देखिए, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोही छायावाद है। ये निष्कर्ष निकल कर आ रहा है इन परिभाषाओं से। और छायावाद एक भावात्मक दृष्टिकोण है। छायावाद को प्रेम और सौंदर्य का गीति काव्य भी कहा जा सकता है, क्योंकि प्रेम और सौंदर्य का चित्रण इसमें हुआ है। साथ ही छायावाद एक स्वानुभूति, यानी स्वयं की अनुभूतियों का प्रतीक विधान भी है। स्वयं की अनुभूतियों को उन्होंने प्रकृति पर आरोपित करते हुए और प्रकृति के कोख में बैठ करके उन्होंने चित्रित किया है। तो प्रकृति से रहित होकर के कवि कविताएं नहीं लिख सकते। साथ ही 9वें बिंदु की ओर हम आगे बढ़ते हैं कि वह वेदना की विवृत्ति और सांस्कृतिक चेतना की काव्यमयी अभिव्यक्ति हैं। और अंतिम बिंदु की ओर हम आगे बढ़ते हैं, छायावादी कविता प्रेम, सौंदर्य और प्रकृति का काव्य है। यानी प्रेम, सौंदर्य और प्रकृति का अनेक प्रकार से इन्होंने चित्रण किया है। तो ये छायावाद है और इसकी सर्वमान्य परिभाषा हमने अभी इसी पृष्ठ के सबसे ऊपर हमने पढ़ी है। और हम अब आगे बढ़ते हैं, छायावाद की जो प्रमुख विशेषताएं हैं। छायावाद के 4 आधार स्तंभ, 4 कवि हैं। जयशंकर प्रसाद इसके प्रवर्तक कहलाते हैं। और दूसरे कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो आगे चल के प्रगतिवादी हो जाते हैं। तीसरे कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत, वो भी आगे चल कर के
प्रगतिवादी कवि हो जाते हैं। और चौथी कवयित्री रहस्यवादी कवयित्री, और वो है महादेवी वर्मा। ये चारों आधार स्तंभ छायावाद के हैं। और हम अब आगे बढ़ते हैं। छायावाद की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उन्हें 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है। एक तो विषयगत प्रवृत्तियाँ, दूसरा विचारगत प्रवृत्तियाँ, और तीसरा है शैलीगत प्रवृत्तियाँ। प्यारे विद्यार्थियों, छायावाद का अर्थ, प्रमुख परिभाषाएं और छायावाद की पृष्ठभूमि विषय वस्तु पर हमने आज की इस ऑनलाइन कक्षा में चर्चा की। अगली जो ऑनलाइन कक्षा होगी उसमें हम छायावाद की प्रमुख विशेषताओं पर पढ़ेंगे। आज की इस ऑनलाइन कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी से आग्रह है कि कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और इन वीडियोज़ को आप लाइक करें। एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।